मास्टर है, हैं? इसको टी ट्रांसलेट कर लूँ, टी ट्रांसलेट, हाँ। कहते आज मैं मिला ओबीसी वालों से, ओबीसी की मैंने मांगे सुनी, 27+26 ओबीसी कम्युनिटी आई मेरे पास, फलान हुआ ठिकान हुआ, और ओबीसी को जो है आरक्षण ऐसा वैसा फलान ठिकान, बड़ा पॉजिटिव हमारी बातें हुई। अच्छा, कौन बोला, कौन कौन बोला? अठावले साहब आप वही है ना? एक मिनट थोड़ा ऊपर आना। 80% मुस्लिम इंजॉइंग ओबीसी कोटा, रामदास अठावले 2022। दादा ये 22 से 26 में मतलब सफर तय करते करते अपने विचार कुछ बदल नहीं गए? अठावले साहब ये कुछ विचार कुछ बदल नहीं गए आपके? अठावले साहब ने तो गजब कर दिया। उन्होंने कल के अपने एक ट्वीट में तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। कल के ट्वीट में उन्होंने जो सवर्ण जो है उनको मंदबुद्धि, उनको पागल करार दे दिया, उनको कह दिया कि ये बीमार है, ये बीमार है, इनका इलाज होना चाहिए। अच्छा, अगर कोई आरक्षण की बात करे तो बीमार हो जाता है? हमें ये तो पता ही नहीं था। अठावले साहब मतलब ऐसा नहीं कि कांग्रेस में खड़गे साहब हैं, बीजेपी के समर्थक अठावले साहब हैं बीजेपी की सत्ता के साथ में, वो वहाँ पर है, गजब कर दिया उन्होंने। देखें जरा, हम विकास में बहुत आगे आ गए, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता आज भी बीमारी है। अच्छा, बीमार है। अच्छा, युवा साथियों, हम निराश नहीं होना, नफरत को प्यार से हराना और समानता के, आज भी कोई बच्चा पैसों की कमी के मुकाम पहुंच रहा है, उन पर अवसर दिलाना हमारा लक्ष्य है, तो हम बीमार हैं। अच्छा, और हम क्या कर रहे हैं? अगर हम आरक्षण की बात करें, राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं हम, हाँ? अच्छा, तो हम राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, हम बीमार हैं। अच्छा, और क्या क्या है? हम पागल हैं, हम मानसिक रूप से हम पागल हैं। अच्छा, ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम है। नोटेड अठावले साहब, नोटेड। आपको तो इधर आना नहीं है नॉर्थ में, आप तो अपनी राजनीति अपने लोगों में चमकाओगे, वहां भी आपको जीत नहीं पाते तो अब राज्यसभा से आते हो। लेकिन आप एक कसम आपने खा ली है, तुम क्या राजनीति अपने लोगों में चमकाओगे, वहां भी आपको जीत नहीं पाते तो अब राज्यसभा से आते हो। लेकिन आप एक कसम आपने खा ली है, उधर वो कांग्रेस कब्र खोद रहे हैं, इधर आप बीजेपी की कब्र खोद रहे हो। ये कसम आपने खा ली है। सब लोग गांठ बांध लेना अठावले साहब की बात, जितने नॉन रिजर्व वाले लोग हैं, कि अगर आप रिजर्वेशन की बात करोगे तो आप मानसिक रूप से बीमार हो, आप देशद्रोही हो, हाँ, और साथ ही साथ आप पागल हो, हाँ, देशद्रोही हो, और क्या क्या बोला उन्होंने, बीमार हो। नोटेड सर, नोटेड, विल कीप इन माइंड, नो प्रॉब्लम। बीमार है ना, -40 इलाज करवाएंगे फिर। हमें नहीं कराना -40 से भाई साहब। तो सब तरफ बैठे हैं सर, हमजा सब जगह है, सब ने अपने अपने हमजा फिट कर रखे, बढ़िया। चलिए क्या कहें, विचित्र स्थिति है। अच्छा, समझाने की कोशिश करो तो समझना भी नहीं किसी को, बस चलिए। फिर आरक्षण पे बहस हुई है तो फिर बहस हुई है तो दूर तलक जाएगी, और अगर बहस हो रही है तो उसमें टीचर ना उतरे, ऐसे कैसे हो सकता है? सो कॉल्ड टीचर्स। कास्ट सेंसस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कोई दो नहीं, होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। इसमें एक पोजीशन भी डालने की जरूरत नहीं, जो डरने की बहुत दबाव सिर्फ किसी डालने की वो इतिहास नहीं पता है। ये ऐसा ही है, कोई आपसे कहे कि क्या एक बार कोई बॉडी चेकअप करने कहीं कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, और आप कहें कि नहीं, अगर नहीं मैं जी नहीं पाऊंगी तो चेक नहीं कराऊंगी। अरे भाई, वो तो ठीक करेंगे, डेटा तो मिले, सच तो लगे। कास्ट सेंसस होगा तो ठीक करेंगे। विकास देवी कीर्ति जी, अभी बता दो, अभी तो सेंसस आया नहीं, अभी बता दो। मैं तो अभी पूछना चाह रहा हूँ, अगर इसमें जनरल की स्थिति ज़्यादा खराब दिखी, कि सामाजिक स्थिति जनरल की ज़्यादा खराब है, तो आपका आरक्षण हटा के जनरल को दे दिया जाए कि नहीं दे दिया जाए? आप तो इस बात का जवाब दो। हाँ, हम तो खुले में खेलने को तैयार हैं, आप हामी तो भरो, हम तो हर लेवल पे खेलना, आप तो कुछ भी बोल दो, बस उस पर टिके रहो, एक कानून बना दो, हम तो उसी में लपेट देंगे आपको। हमारी चिंता मत करो। ऐसी थोड़ी 2-2.5% हो गए, आप कहते हो कि राज किया तो अभी भी राज कर रहे, तो ऐसी थोड़ी कर रहे हैं। आप तो अपने हिसाब से बना लो कानून एक तरफा, हम फिर उसमें भी निपट लेंगे, हमारी चिंता मत करो। बताओ सेंसस के बाद करना क्या, अभी से डिसाइड कर लो पहले, फिर सेंसस कराएंगे। आप जो सेंसस करके करना चाह रहे हो हमें भी पता है, आप जिस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो वो हमें भी पता है। आपका पर्पस सिर्फ एक है, और वो क्या, कि सब आपस में लड़ते रहें, ठीक है ना? क्लियर? आपका पर्पस बस इतना सा है। तो ये पर्पस जो राजनीतिज्ञों का है, बचकर चलिए भाई इससे, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं और देखें जरा बहस, सर बात निकली है तो दूर तक जाएगी। Let's shift our attention, viewers, and this is something that is often brushed under the carpet. Let's talk about quota, reservation, and the death of merit. We keep hearing that one must study hard, get good marks, and you will do well. Parents say this to their children all the time. But what they don't say is that just hard work and good marks are not enough. That your caste matters more than your mark sheet. Because affirmative action, reservation was meant to give a helping hand to those who are left behind. A little push at the starting line so everyone can run the race. But what we have today, in the name of quota, reservation, is a system that has turned into a free-for-all quota machine running on votes. That is the truth. And in this process, it has murdered merit. When we appoint the highest score, suddenly everyone talks about merit, experience, integrity, what have you, knowledge of law. No one says let us fill the Supreme Court with quotas. You know why? Because viewers, we know justice cannot afford to be substandard or average.
But when it comes to doctors who will hold your life in their hands, scientists, for example, who will build our future, teachers who will shape the next generation, suddenly quotas become sacred. How does that make sense? And let me give you a real life example. In medical entrance exams like NEET, the general category students need to score 50 or 60% just to stand a chance. But some reserved categories, the cutoff has sometimes dropped to 20%, 10%, even lower. There have been cases where candidates with negative marks or scores close to zero have found their way into medical colleges through quota, minus 40 marks viewers, and still eligible to become a doctor at the cost of someone who has scored more marks. That is the problem. How can someone who could not answer basic questions about the human body be trusted to operate on a patient tomorrow? And the same story repeats in engineering colleges, in research institutes, in government scientists' posts. Brilliant students with 90% marks are left out while seats are filled by those who scored far less, only because of the category they belong to. And this is the slow death of excellence in our country. It continues because quota has become the easiest way to buy voters. It is much easier to keep expanding quotas, keep adding new categories, keep making more promises, more seats to win the election. It has led to a generation of talented and frustrated youngsters who feel cheated, who start to believe that merit does not matter in this country. Why should we shy away from this debate? Why is asking for merit treated like a crime? We can support affirmative action for the deserving, the disadvantaged, so to say. Give them extra coaching, scholarships, better primary education, help them compete. But once the competition begins, especially for specialist jobs that demand the highest skill, let the best person win. We should put merit first, not because we hate anyone, but because we love our country so much that we cannot settle for second best. एब्सोल्युटली वी शुड पुट मेरिट नॉट बिकॉज वी हेट समवन. हम मेरिट की बात इसलिए ना करें कि हमें किसी से नफरत है, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं. इसलिए कि हमें अपने देश से प्रेम है, इसलिए हम मेरिट की बात करें. अगर आपके मन में किसी के प्रति नफरत है, किसी समाज के प्रति, फिर आप आरक्षण पर बात करने लायक व्यक्ति नहीं हो, फिर आप आरक्षण में बात नहीं कर सकते. आपका पहला जो राइट है वही उसी समय खत्म हो जाता है. सीजेस योर राइट, सीजेस वेयर यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ, थोड़ा सा भी अगर आपके मन में किसी के प्रति नफरत है, बिल्कुल नहीं. मैंने कुछ दिन पहले कहा था, अरे हम क्यों किसी के आरक्षण को खत्म कराएं, हमें क्या जरूरत पड़ी है. हम तो सीधी बात करें कि हमारे को सबको पढ़ने का अधिकार है, आप हमारा पढ़ने का अधिकार नहीं छीन सकते. वो आपकी प्रॉब्लम है. सरकार आप हो सर, नहीं संभल रहा तो सरकार खाली करो, सिंहासन खाली करोगी जनता आती है. मुझे तो सीट चाहिए सर, मुझे तो पढ़ना है, खत्म नहीं है. ये सरकार की प्रॉब्लम है. सरकार अगर फेलियर है तो सरकार इस्तीफा दे, वो घर जाए. रिपब्लिक को जल्द फोन आएगा, मेन स्ट्रीम में आया. प्रतीक जी, गुरुदेव चरण स्पर्श आपका. संजीव मिश्रा कानपुर. आइए संजीव जी, खुश रहिए. आर यू हैप्पी नितिन जी दैट मेन स्ट्रीम मीडिया इज टॉकिंग? नो. आज प्रधानमंत्री मोदी ने बोला, मुझे आक्रोश समझ में आ रहा है. उनको ये समझ नहीं आ रहा कि आक्रोश जनता में रिजर्वेशन को लेकर है, नए बच्चों में रिजर्वेशन को लेकर है. आप सोच रहे हो कि उनको ये आक्रोश लग रहा है ना, वो आपको दूसरा आक्रोश बताने का प्रयास कर रहे हैं. वो आपको SC ST आक्रोश बताने का प्रयास करेंगे कि ये जो आक्रोश है SC ST बहुत खतरनाक है, आप बच के रहना, आप लोग पीछे हो जाओ. ये आपको ज्ञान दिया जाएगा अभी थोड़े दिनों बाद. लिख लेना, डायरी में नोट कर लेना, ना हो तो मेरा नाम बदल देना. अभी आपको समझाने आएंगे आपके संगठन ऐसा वैसा. अरे जो एक वो बोला, जो कल तक रो रहा था ब्राह्मणों के वोट चाहिए, हाँ ठीक है ना, वही साक्षी महाराज क्या बोले हो, 80% तुम्हारे खिलाफ हो गए तब क्या होगा, 90% तुम्हारे खिलाफ हो गए तब क्या होगा सोचो, होगा 90% तुम्हारे खिलाफ हो गए तब क्या होगा सोचो. अच्छा, तो ये उन्होंने नहीं बोला, ये पीछे से कहलवाया गया, जरा बोल दो ऐसा. तो सुनो मिस्टर साक्षी महाराज, चूड़ियाँ नहीं पहनी है, ऐसा ना हो कि आप जैसे लोगों को देश छोड़ना पड़ जाए. कोशिश करके देख लेना, समझ लेना, आप जो आग लगाने की कोशिश कर रहे हो इस देश में, दिक्कत में आ जाओगे. ये कब इंग्लिश बोल के देश से प्रेम होगा? विजयानंद जी, जरूरी नहीं है कि भाषा अगर किसी की अंग्रेजी है तो उसको देश प्रेम नहीं हो सकता. ऐसा नहीं है, अपन ऐसा नहीं कह सकते. भाषा से अपन किसी को तोल नहीं सकते, है ना. कोई भी एक क्राइटेरिया से अपन तोल नहीं सकते. लाइफ इज मल्टी डायमेंशनल, 360 डिग्रीज. संदेश जी कह रहे हैं दलित कभी हमसे लड़ाई नहीं करते. आपकी किस्मत अच्छी है भाई, जिनसे करी है. दलित नहीं करते सर, अम्बेडकराइट्स की बात हो रही है ना. गाली वो देते, दलित नहीं देते. दलित तो भगवान के मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं. अम्बेडकराइट गाली देते हैं. ब्राह्मण और राजपूतों में इतने रिफॉर्म्स लाए कि ये खुद का इतिहास ही भूल गए. हाँ बराबर. इट्स ईजी टू होल्ड अस बैक बट इट्स डिफिकल्ट टू बिल्ड द कैरेक्टर. निहल कुमार सिंह जी का, इसमें कोई दो राय नहीं. इतने रिफॉर्म्स लाए कि आप अपना इतिहास भूल गए, पूरा सब कुछ भूल गए. ठीक है, ये रियलिटी है. खैर बड़े एनीवेज, देखिए मेरा सिर्फ इतना सा कहना, हम अपनी बात करें और आरक्षण की किसी की भी बात करें उससे पहले सबसे पहले प्राइमरी जो चीज़ है वो ये है, हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए. अब अगर द्वेष की बात करें तो लोग बोलेंगे अभी आपने अम्बेडकर बोला तो आपको क्या द्वेष है उनके प्रति? हाँ है. ऐसा द्वेष है कि आप हमारे भगवान को गाली देते हो, बाकी कोई नहीं है. आप हमारे भगवान को गाली देना बंद करो, तब हम आपसे आगे बात करेंगे. मैं बात नहीं करूंगा ऐसे लोगों से, है ना. बहुत क्लियर है, ये हाईली ऑफेंसिव है. आप किसी को मानते हो मानो, हमने किसी को रोका नहीं है. क्या मैंने कभी किसी को गाली दी है उसके धर्म के आधार पर, उसकी चॉइस ऑफ गॉड के आधार पर, उसकी चॉइस ऑफ लिविंग के आधार पर, उसकी चॉइस ऑफ ड्रेसिंग के आधार पर, उसकी चॉइस ऑफ ईटिंग हैबिट्स के आधार पर? तो आप मेरे भगवान को गाली कैसे दे सकते हो? ये राइट नहीं है आपको. और मेरा झगड़ा सिर्फ इसी बात का है. मैं सरकार को इसीलिए कटघरे में खड़ा करता हूँ. तुम गाली दिलवा रहे हो क्योंकि तुम सत्ता में हो और तुम कार्रवाई नहीं कर रहे हो, इसका मतलब तुम खुद गाली दिलवा रहे हो. ये मत सोचो कि मुझे इतनी अकल नहीं है, ठीक है ना. तो मेरा झगड़ा ही सिर्फ इसी बात का है. चलिए आगे चलते, आरक्षण पर थोड़ी सी और बात हो जाए.
27% ओबीसी आरक्षण की वैधता पर सुनवाई में नया मोड़, हाईकोर्ट में सरकार की दलील पर उठे सवाल। ओह, क्या दलील दे दी सरकार ने। मध्य प्रदेश में 73% आरक्षण करना ओबीसी कोटा बढ़ाकर, बीजेपी सरकार को, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। अब वहां उन्होंने दलील दी, बोले हमारी वजह से थोड़ी 50% के ऊपर जा रहा है, वो तो ईडब्ल्यूएस की वजह से 50% का बैरियर टूटा है, तो हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हो। ओबीसी पक्ष ने कहा ईडब्ल्यूएस पहले लागू हुआ, 50% की सीमा ओबीसी ने तोड़ी या ईडब्ल्यूएस ने, फिर सिस्टम टूटने का दोष ओबीसी पर क्यों। शाबाश, ये बात अभी खाली खत्म नहीं हुई, उसके आगे आइए। सरकार ने बताया ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के लिए कवायद 2009-19 से काफी पहले शुरू की गई थी। 1990 ने 2000 में पिछड़ा वर्ग आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर 2001 में आरक्षण बढ़ाने की अनुशंसा की थी। 2003 में सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% करने का प्रस्ताव किया था, अध्यादेश भी मंजूर किया था, हालांकि प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। क्या बात है। अब 2003 में किसकी सरकार थी ढूंढ लो और आप ही समझ लो कि कौन है कल्प्रिट, कौन अध्यादेश लाया था, किसने अध्यादेश पास किया, किसने चिंगारी लगाई, कौन ने आग लगाई, मैं को पता नहीं। मैं बिल्कुल बता नहीं पाऊंगा आपको, मुझे माफ कर दो। ओबीसी आरक्षण सुनवाई 50% सीमा ईडब्ल्यूएस से टूटी या ओबीसी से, हाईकोर्ट में सरकार की दलीलों पर उठे सवाल। बड़ा गजब इन्होंने दलील दी है साहब, दलील ऐसी कि आप गदगद हो जाओगे। इनका कहना है कि प्रयास तो पहले भी हुए। हाँ, अब आइए, 1982 में महाजन आयोग की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं आई। महाजन आयोग के बाद कोई आयोग बना नहीं, तो कोई रिपोर्ट नहीं आई। तो रिपोर्ट नहीं आई तो क्या करें, तो ये 1982 का मान रहे हैं। हाँ, 1982 का ही हिसाब किताब मान रहे हैं कि 1982 में जैसा समाज था वैसा समाज आज भी है। और उन्होंने कह दिया कि ओबीसी को खड़े रहना पड़ता है के सामने। कल से खड़ा करूंगा सबको। हमारे यादव जी तो बैठे ही रहते हैं, बता हमारा पार्टनर है, बैठा रहता है, अगर बट खड़ो तो हिम्मत कैसे सामने बैठने की। अगर पानी वानी भी नहीं पीते हैं, अच्छा भगवान एक टिफिन में से खाना खा लेता हूँ तो हे भगवान, सब बंद करना पड़ेगा, उनकी बात माननी पड़ेगी। 1982 की कोई सी कहानी, झूठी कहानी लेकर बैठे होंगे और कहते हैं ऐसा चल रहा है, बोले क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं आया तो इसी को मानेंगे और इसी को लागू करो। अरे गजब साहब, कौन कह रहा है, सरकारी वकील। सरकार किसकी है मेरे को पता नहीं। अब मैं समझ रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बता सकता, प्रशासन हमें बहुत फट्टे लगाएगा ना, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। हाँ, तो साहब ये स्थिति है। कह रहे हैं कि 82 के बाद क्योंकि कोई दूसरी रिपोर्ट नहीं आई तो 82 को ही आधार मानो। ओके ठीक है, 1982 को मान लें। आज कितने दिन हो गए 1982 से, और इस 1982 से अब तक उनका कहना कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। आज तक ओबीसी समाज वहीं का वहीं है। प्रोग्रेस नहीं हुई, ओबीसी समाज वहीं है 1982 से 2026 तक। मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा सा कमजोर है बाबा, तुम लोग थोड़ा बताओ ना कितना साल हो गया, थोड़ा सा गूगल करके अब ये भी बता दो कि उसमें से कितने साल बीजेपी की सरकार रही। मतलब बीजेपी की सरकार इतनी निकम्मी है कि तुम 30-30 साल राज कर लिए, निकम्मो नक्कटा हैं, और तुम इतना भी नहीं कर पाए कि तुम इतने सालों में 82 से 26 लग गया, 44 साल हो गए, 44 साल में तुम इतना भी नहीं कर पाए कि ओबीसी कुछ ऊपर आ जाए। वो तो उसी पे है, तो तुमने कुछ नहीं किया ओबीसी के लिए। सुन रहे हो ओबीसी लोगों, ये खुद कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, जैसे तब थे वैसे अब है, कोई फर्क नहीं आया। इनकी अपलिफ्टमेंट का कोई काम नहीं किया तुमने 44 साल में। उफो, बहुत बेकार सरकार है यार। ऐसे क्यों आप ऐसी अपनी मट्टी पलीत करा रहे हो कि मैं यहां बोलूंगा और कल जब चुनाव होंगे तो कांग्रेस यही पर्चा यही शब्दों को लेकर ठोकेगी तुमको, तुम भगे फिरोगे यहां से फिर कहीं बन के। तरस आता है इन लोगों के ऊपर, उससे तरस आता है भाई इनके तो विपक्ष में ही कुछ नहीं है। क्या बोले, बहुत बुरी हालत है भाई साहब, बहुत बुरी हालत है भाई साहब। नवीन जी कह रहे हैं एमपी गवर्नमेंट फ्रॉम 20 years फेल्ड टू अपलिफ्ट पीपल्स लाइफ। वही मैं कह रहा हूँ सर, ऐसी बुरी हालत, और खुद से अच्छा, और जाके तमगा ले रहे हैं भाई साहब, हाईकोर्ट में जाके बाकायदा कह रहे हैं हमने किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। नहीं, मैं कह रहा हूँ मैंने आज तक किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया, 82 पे रुके लोग। अरे रे 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 रे, क्या बोले, दैट्स व्हाई आई कैच फ्लाइट कम टू यूएसए। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, कमाल है भाई साहब। एक से एक नगीने हैं सर, एक से एक नगीने। हमजा एक से एक हमजा है, गजब है। चलिए आगे चलते हैं। तो बीजेपी का ऐसा कहना है कोर्ट के अंदर कि हमने ओबीसी के लिए कुछ भी नहीं किया। गजब। और यही बीजेपी है जिसने इनको इसी मुद्दे में इनको खड़ा किया था। कौन है वो, अपने डीएमके के नेताजी, उनको खड़ा किया था। लेकिन बाद में बोलते कि वापस ले पी विल्सन। लेकिन अभी सुनने में कि फिर से बहस करेंगे। अच्छी बात है, सुनने में आ रहा है, पर कंफर्म नहीं है, अभी कंफर्म होगा तब बताएंगे। तो ऐसे तो गजब गजब के लोग हैं, क्या कहें। चलिए, अब जब इतना आरक्षण हो जाता, सब हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो फिर क्या होता है, इस देश की क्या होती है। मैं नहीं कहूँगा, नहीं मैं तो कह नहीं सकता, सीएम साहब कह रहे हैं, और बीजेपी के नहीं,
दूसरे A remark by Telangana Chief Minister Revanth Reddy has triggered political storm. Speaking at a debate in Hyderabad, Revanth Reddy raised concerns over employability of engineering graduates and questioned whether students passing out every year are equipped with the skills required for the job. The Chief Minister said around 1.10 lakh engineering graduates complete their course in Telangana every year, but many struggle to even write a job application. While making his point, Reddy used criminal base while referring to the situation, a remark that drew sharp criticism from the opposition. क्रिमिनल वेस्ट, जो इंजीनियर जो बन रहे हैं, बन के जो निकल रहे हैं, रेवंत रेड्डी साहब का कहना वो क्रिमिनल वेस्ट है। कहते कि ऐसे वाहियात लोग हैं, इंजीनियर बन के निकला, एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। ये तो हम ही कह रहे थे, हमारी बात तो मान कहाँ रहे थे। हमने क्या कहा, पिछले पहले के जो बुड्ढे ठुड्ढे हैं आपके घर में, वो 8वीं पास उससे एप्लीकेशन लिखवा लेना, और एक आज के एमटेक से लिखवा लेना, पानी भरेगा एमटेक उसके आगे। 8वीं पास जो पिछला 3rd डिवीजन वाला था, जिसकी उम्र आज 82 साल की हो रही है, उसको कलेक्टर बुला लेगा, बुलाओ कौन साहब है, ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। और आज के एमटेक जब एप्लीकेशन लिखेगा ना, तो असिस्टेंट इंजीनियर भी उसको फाड़ के फेंक देगा, कलेक्टर असिस्टेंट इंजीनियर, है ना। ये फ़र्क है। आप बात को मानिए, बात को समझिए, पढ़ना तो पड़ेगा आपको। आपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतना डाउन कर दिया। रेवंत रेड्डी जी किस पार्टी से आते हैं? यो बात वो क्या करती, अपनी पार्टी को पूरा हिला के रखती, तुम्हारा पार्टी आगे बोलता ये रिजर्वेशन 0 नंबर पे पास करो जी, -40 पे एडमिशन दो जी। अयो कहीं से काम चलेगा। आप लोग की पार्टी तो केंद्र में आके हत्या मचाई हुई है कि -40 पे भी दे दो, इस पे भी दे दो। अब आप कह रहे हो कि भाई साहब ये तो क्रिमिनल वेस्ट है। मैं नहीं कह रहा, नहीं मैंने नहीं कहा, आपके सीएम साहब ने कहा है। आप जानो आपके सीएम साहब कांग्रेस के, ठीक है। बीजेपी को मौका मिल गया, बीजेपी चिल्लाई हाँ हाँ, फिर तुम्हारी बोले कुछ ना, चुप हो जाते। फिर ब्राह्मण ठाकुर माहौल बना के भाजपा को जिता रहे थे। आरक्षण के प्रति महामानव की नीति ने इनको जेनजी ने भी माफ़ी मंगवा रहे हैं। अत्यधिक शर्मनाक स्थिति। अपने को क्या करना है, अपन का किसी पार्टी से थोड़ी मतलब है। पार्टी के चक्कर में रहोगे तो टेंशन में रहोगे। हाँ, हमने पार्टी वार्टी सब छोड़ दिया, टेंशन गया पेंशन लेने। हाँ, हमको पैसा थोड़ी मिल रहा है। सत्ता में कौन, चिंता किसको होनी चाहिए? सत्ता में मलाई कौन खा रहा, सिक्योरिटी किसके पास है, गाड़ियों में कौन घूम रहा है, हवाई जहाज कौन घूम रहा है। अरे हमको क्या लेना देना यार, हमारे आपके जीवन में कोई फर्क आया क्या इनके आने या जाने से? कुछ भी नहीं। फिर काहे के लिए दिमाग लगाएंगे? जनता हो बॉस, जनता की तरह रहो, परेशान मत हो। इन 90 जो कौन है, दिवाकर शाही साहब है शायद, पूछ रहे सर आप रिटायर हो? अठावले साहब की माने तो मेंटली रिटायर है। चलिए आगे चलते हैं। 1947 अब 50% प्रिंसली स्टेट वर यादव किंग्स। एब्सोल्युटली राम कुमार जी, बिल्कुल। हमारे देश में कभी ये हुआ ही नहीं। ये अंग्रेज आकर जो अपनी कहानी लिख कर गए ना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, झूठ फरेब, दुख होता है देखकर। मैंने अपने जीवन में आज तक और मरते दम तक ना तो ये गंदगी करी है और ना कभी करूँगा। ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती पर ये नहीं कह सकता कि इन्होंने मेरे साथ खाना नहीं खाया, खाना खाने से मना कर दिया। ये गंदगी में कभी नहीं करता, है ना। तो जो आदमी एक थाली में खाना खाने की ताकत रखता हो, उसको आप ये सब चीज़ें सुनाओगे, बकवासबाजी हो, कैसे आपकी बात मानेगा? बताइए। तो ये झूठ जो चलाएगा, उस झूठ को लेकर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज चल रही हैं। क्यों? उनको वोट चाहिए। अच्छा, वोट चाहिए तो उनको पढ़ा नहीं रहे कि नहीं बेटा ऐसा नहीं हुआ, देखो ऐसा ऐसा था, पढ़ाने में समय जाएगा। तो क्या तो सही कह रहा है, तेरे -40 क्यों आए? इस कम बखत की वजह से। ये बैठा ना, ये रात को आता नितिन शुक्ला, इसकी वजह से तेरे -40 आए। मार साले को, गजब यार। उसको पढ़ाने में साल भर मेहनत करनी पड़ेगी और 2 गाली दिलवाने में 2 मिनट में काम हो गया। तो गाली दिलवा, आगे बढ़ो, आदमी अपना हो गया। कहेगा भाई साहब कितनी सही बात कर रहे हैं, हमारे आदमी हमारी सीट खा के बैठा। हर मजदूर को ये समझा दो क्या, ये किसका पैसा है? तुम्हारा पैसा लेके चोचन करके देखो अंबानी बन गया। सबको समझ में आती बात तुरंत। अभी उनसे बोलो कि बेटे तुमको मेहनत करनी 24 घंटे में से 22 घंटे, फिर और वो भी कितने 40 साल तक, वो थोड़ी हो पाएगा। तो गाली दे दो, लूट लो उसकी संपत्ति, है वो जल्दी समझ में आएगा। इसको बोलते हैं कम्युनिस्ट विचारधारा, है ना। और ये मुझे इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि इसमें सिवाय हरामखोरी के कुछ नहीं सिखाया जाता। हम लोग काम करने वाले लोग हैं। मुझसे ही देख लीजिए, कितने साल से देख रहे हो, कितने साल से जानते हो मुझे। एक दिन की भी छुट्टी हुई क्या? बताओ, क्या मेरी तबीयत खराब नहीं हुई? 103 बुखार में लाइव किया हुआ है। तो उससे क्या होता है? क्या मुझे नींद नहीं आती? क्या मुझे परेशानी नहीं होती? क्या मेरे घर में परेशानी, कोई प्रोग्राम नहीं होते? क्या बर्थडे नहीं होते? क्या शादियाँ नहीं होती? सब छोड़ देते हैं, काम पहले। सेक्रीफाइस लगता है सर यहाँ तक पहुँचने के लिए। देखने में बड़ा आसान लगता है, अरे भाई साहब पैसे कमा रहा है, और जो सारे रिश्ते छूट गए, जो समाज से पूरा कट ऑफ हो गए, 4 कंधे नहीं मिलेंगे, उसका कौन हिसाब देगा? जो घर परिवार को नहीं देखा। इसलिए मेहनत कीजिए, है ना। मेहनत नहीं करेंगे सर, आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मेहनत करके आप कहीं से कहीं निकल सकते हैं। कोई जात काम नहीं आती, कोई कुछ काम नहीं आएगा। ये सब कुछ एक छोटे लेवल पे काम आएगा, बड़े लेवल पे नहीं।
हाँ बाबू बन जाओ, पान चबाते रहो, वहाँ काम आ जाएगा। अब आपको कमाने 50 करोड़ रुपए, तो बाबू में तो नहीं कमा पाओगे, उसके लिए बिजनेस करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कोई सी भी जातो, क्या फ़र्क पड़ जाने वाला। आपने कभी किसी दुकानदार से पूछा है क्या, कॉपी किताब खरीदने से पैसे, समोसे कचौड़ी खरीदने से, गोलगप्पे खाने से तेरी जात क्या है? 90% गोलगप्पे खिलाने वाले ओबीसी समाज के हैं, कुशवा के हैं, कोई एससी है, कोई कुछ है, 90%। जाओ नाम पता कर लेना। और मैं आप सबसे एक निवेदन करता हूँ, आप सब नाम पूछकर मेहरबानी करके जहाँ भी खाना समोसा खाएं, कुछ भी खाना, उसकी जात पूछिए और वीडियो डालिए, सब लोग बनाकर वीडियो डालिए। इस देश के अंदर ये जो गंद चल रही है ना, ये गंद खत्म होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कोटा खत्म रोए एआई, अरे सर अभी सबकी नौकरी जानी है, आप देखो तो सही, आप देखो तो सही, ये कोटा कोटा करते रह जाएंगे। ये मालूम है ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास एआई अगर जब आएगा, जब लोगों की नौकरियां जाएंगी, तो इनके पास जवाब नहीं है देने के लिए, तो ये क्या करेंगे, आपस में लड़ा देंगे, उसका खा ले, उसका ले ले, उसके पास वो कोठी में है ना, जा घुस जाओ उसके घर में, सब लूट लाओ। इसलिए भैया नौकरी दे दो, नौकरी तुमसे देते नहीं बन रही। चलिए फिर कह देते हो क्या कह देते हो फिर कि ये तो वो लोग हैं, वेस्ट है, क्रिमिनल वेस्ट। वाह वाह। चलिए एक सज्जन और आए हैं, उनकी बात भी सुन लें। गजब ज्ञान की बात लेकर आए, आपस में चल रही सर, अपने से मतलब नहीं है, आपस नीले नीले में। जात के बाद हमारे औकात पे मत जा, तू बेल्टो की चड्डी पहनता है ना, तो यहाँ बटवादी रातों की चड्डी पहनता है, इसका नाम है चौकी। और हमेशा हमारे औकात में निकल, तेरे को लाख बार बता रहा हूं, अब बोलेगा ना तो सीधा इतना मारेंगे कि बोलने के लायक भी नहीं रहेगा। मेरा ये वीडियो एक कंप्यूटर वादी देख रहे हैं, तो ये वाला वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वो भी दबा के करा, एकदम दबा के शेयर किया भाई साहब। रातों की चड्डी पहनता है, इसका नाम है चौकी। नहीं भाई साहब, कोई मुकाबला नहीं, हम मुकाबला करें, हम हार गए भाई साहब, हार गए। अपन तो पहले आउट ऑफ द गेम, वो चलता था ना, कौन सा था, वर्सी वाला जो, और एक होता था आउट ऑफ द गेम, आउट ऑफ द गेम। चड्डी दिखाने की नहीं हो रही भाई साहब, चड्डी भी दिखानी पड़ रही है, बताओ यार। बंद कर दो सोशल मीडिया, बैन लगा दो सरकार, हमारा सबसे पहले नुकसान होने वाला, और मैं ही कह रहा हूं कि बंद कर दो। नहीं ना, चलो चड्डी पे आ गई बात, चड्डी दिखानी पड़ रही है, कितने की चड्डी है, हे भगवान। प्रतीक जी कह रहे हैं क्या फेडरल से स्टेट पर छोड़ सकते हैं रिजर्वेशन कोटा डिसाइड करना ऑन इकोनॉमिक बेस्ड, विल इट मेक डिफरेंस? नहीं देखो, करने को तो एक रात में आप सब खत्म कर सकते हो, कह सकते हो सबको पढ़ना पड़ेगा, आपकी सीट है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, एक रात में कह सकते हो, लेकिन कोई करेगा नहीं ना सर। आप समझिए प्रतीक जी, कॉमन सेंस लगाइए, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो फिर मुझे नौकरी भी देनी पड़ेगी, तो मैं पढ़ाऊँ ही क्यों? -40 पे मैं आपको एक डिग्री पकड़ा देता हूँ, और फिर कह दूंगा -40 यार तुम्हें थोड़ी नौकरी मिलेगी, तो मेरी झंझट कटी और मुझे वोट मिल रहा है। अरे तुम्हारी कोई औकात थी, तुमको -40 पे डॉक्टर बनाया मैंने? पूरा परिवार वोट देगा अंधों की तरह से। आप समझिए, आपको जिस तरीके से घुमाया जा रहा है ना प्रतीक जी, वो आप अब क्यों कोई नेता आपका भला करेगा? उसको कष्ट है सर, काम करना पड़ेगा, यहाँ फ्री में वोट मिल रहा है, इसलिए लड़ा कर वोट ले लो, वो ईजी है, सिंपल है। तो रिजर्वेशन मिले, किसको मिले? उसको मिले जो डिजर्विंग कैंडिडेट है। अब जो डिजर्विंग नहीं है उसको कैसे मिले? इसमें एक अपशब्द है जिससे मैं सहमत नहीं, बाकी सुनिए जरा, स्टैंड अप कॉमेडी है। रिजर्वेशन मांगने का लॉजिक ही बहुत बेकार है, कहते इसलिए चाहिए क्योंकि आज भी डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है ना। ये एग्री कि आज भी यूपी के किसी गांव में किसी रामदीन को घड़े से पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, लेकिन इसके लिए मैं IIT से अक्षय कुमार को क्यों दे दूं? अगर देना है तो रामदीन को दो ना, पानी का बोतल। सच बता रहा हूँ, क्लास 2nd में पढ़ा था। अगर देना है तो रामदीन को दो ना, पानी का बोतल। सच बता रहा हूँ, क्लास 2nd में पढ़ा था। एक कौवा प्यासा था, उसने घड़े से पानी निकाल लिया है, मारे तो दिया रामदीन की तरह दिया है। अरे अक्षय कुमार बन गया इंजीनियर, रामदीन अभी प्यासा मर रहा है। अबे जिसको दो उसको दो ना। किसी गांव में रामदीन को जो है घड़े से पानी नहीं पीने दिया जा रहा, तो बोले उसको दो रिजर्वेशन। IIT की सीट अभिषेक कुमार को क्यों दी जा रही है? पॉइंट, अभिषेक कुमार तो इंजीनियर बन गया, लेकिन रामदीन अभी भी प्यासा है। तो जिसको अब कहने का मतलब, इन्होंने मजाक में कहा, पर बात बहुत सीरियस है। जिसको अपलिफ्टमेंट चाहिए है उसको तो अपलिफ्टमेंट मिला नहीं, और जिसको कुछ नहीं चाहिए था उसको सब मिल गया। तो ये सामाजिक न्याय नहीं हो पा रहा, एक्चुअली सही तरीके से सामाजिक न्याय हो नहीं पा रहा। जिसको आवश्यकता है उसको दिया जाना चाहिए, लेकिन जिसको आवश्यकता नहीं है उसको आप कैसे कहोगे? और नेता लोग सर इसमें मौज मार रहे हैं। नेताओं की
मौज कट रही है। लेकिन अब पब्लिक को समझ में आ रहा है सर, कुछ खतरनाक रील्स भी आ रही हैं। हाँ, अब इसको आप जो है सीधा सीधा वो बड़े नेता लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। आरक्षण हमें कोई खैरात में नहीं मिला है, ये हमारा अधिकार है, और अगर इसे कोई छू दिया तो हम लोग छोड़ेंगे। भाई साहब, लेकिन ये आरक्षण हमें क्यों मिला? क्योंकि भाई हम दबे कुचले हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं। हम दोनों में पिछड़ा कौन है? ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मेरी और आपकी जाति सेम है और मेरा कंपटीशन आप ही से है। आपके पिताजी भी बहुत बढ़िया जॉब करते थे, आपके दादाजी भी बहुत बढ़िया जॉब करते थे, आप भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करे, और मैं मजदूर, मेरे पापा भी मजदूर, मेरे दादाजी भी मजदूर, हम लोग खानदानी मजदूर हैं। तो बताइए, हमारा हक वो सवर्ण खा रहा है या हमारे ही समाज के आप ही जैसे मजबूत लोग? आ रहा हूं भाई साहब, आ रहा हूं। क्या आरक्षण में संशोधन नहीं होना चाहिए? क्या पिछड़े समाज के अमीर लोग पिछड़े समाज के गरीब लोगों का हक नहीं खा रहे हैं? लो भैया, अब ऐसी रील्स बननी भी शुरू हो गई। बात में काफी हद तक दम भी है। जिसको एक्चुअली जरूरत है, यदि उसको नहीं मिलेगा तो नेता लोग मजे करेंगे। नेता तो कारों में घूम रहे हैं सर, मुकदमे बेचारे उन पे लग जा रहे हैं जो इनके कहने में आ जाते हैं, पत्थर फेंक देते हैं। ये तो किस्मत अच्छी थी इस वाले मैटर में, जो स्टूडेंट के उसमें निकल गए, नहीं तो लाइफ खराब हो जाती सर बहुत से बच्चों की। उसमें सही बच्चे भी निपट जाते, जो निपटने चाहिए वो तो बच गए, लेकिन अगर केस लगते तो बेचारे सही बच्चे भी निपट जाते। उसमें कुछ 2 4 6 या हो सकता है ज़्यादा। एक्समैन ओरिजिन जी, जयराम जी की भैया बहुत बहुत धन्यवाद। खैर क्या बोले, बड़ी बुरी स्थिति है। सुनेंगे नेता लोग, उनका पर्पस किसी का अपलिफ्टमेंट है ही नहीं, उनका पर्पस है अपनी सत्ता, और वो तब रहेगी जब आप आपस में लड़ोगे। नहीं तो कम वक्त तो आप पूछने नहीं लगोगे हमसे, सड़क टूटी क्यों, ये ऐसा क्यों, बिजली क्यों जा रही, पानी क्यों नहीं आ रहा, तुमने तो नई लाइन डाल दी, इसके बाद भी जो है इसमें सारा E20 ये फलाना डेगा, तुम्हारी रोज की तुम्हारी फरमाइश कौन पूरी करेगा? चला आपस में लट, इस पर लगा SC ST एक्ट, उस पर लगा दहेज एक्ट, अगर डोमेस्टिक वायलेंस लगा इसको, आप सबके सब कोर्ट में खड़े रहो। आपने परेशान रहोगे, घूमते रहोगे, चुपचाप आओगे, ज़ॉम्बीज़ की तरह मेरा बटन दबा के चले जाओगे। ज़्यादा हो तो मैं हिंदू मुसलमान कर दूंगा, नहीं तो कुछ और कर दूंगा। आपस में लड़ते रहो किसी भी तरह से, बस दिमाग मत लगाना। गिरीश कुमार पूछना, डू यू थिंक एनी जेन्युइन स्टूडेंट वाज देयर एट जंतर मंतर? गिरीश जी, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं पिछले 3-4 महीने से बच्चों के बीच में हूँ, और किसी ने भी नहीं बताया था इस बात को। सबसे पहले कहने वाला मैं था कि अब इसमें जेन्युइन बच्चे आ गए, है ना, सबसे पहले कहने वालों में से मैं था।